हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फायरमैन, जिसमें कि हम 50 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हम कवर करेंगे जीके, जिसमें हिंदी को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। आज का क्लास आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें कि हम 50 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से अगर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ये चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन ए में दिया उदयन, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बताइए कि पाटलिपुत्र को किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया गया था? तो उदयन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ये चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। तो बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीनी यात्री थी, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चीनी यात्री थे जो कि नालंदा में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो अध्ययन के लिए वो आए थे। तो ये हेनसांग जो चीनी यात्री थे और ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो है स्टूडेंट के रूप में रहे थे और ये जो है बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण करने के लिए चीन से आए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें कि किसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होते, तो राज्य की सुरक्षा हेतु मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होते। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं ये पूरे स्टेट का मालिक होते हैं, जिसके कारण से आपको लग रहा होगा कि ये राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये लेकिन नहीं होते। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चूंकि धारा की अगर हम बात करें तो 355 के तहत संघ सरकार जो होते हैं ये आपके जिम्मेदार होते हैं राज्य की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये सीएम नहीं होते आपके राज्य की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर में, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए खर्च से अधिक आय, ऑप्शन बी अस्फीति, ऑप्शन सी सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें कि वित्तीय घाटे का आपका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है एक राजकोषीय घाटे के बारे में पूछा जा रहा है। तो राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटे में क्या होता है कि कुल जो आय होता है इसके व्यय के अंतर को दर्शाता है। कुल आय और व्यय के जो अंतर को दर्शाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो राजकोषीय घाटे के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो इसको हम लोग जो है राजकोषीय घाटे के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि आपका कुल आय और अंतर को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे चीजें पूछी जा रही है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब होता है सभी मदों से यानी सभी स्रोतों से जो आय होता है ये खर्च से कम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मूल संविधान में जो कि नागरिकों को ये प्रदान नहीं किया गया है, ये चीजें आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके सूचना का अधिकार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। सूचना का अधिकार जो है ये कब लागू किया गया था? तो ये आपको 2005 में लागू किया गया था। ये आपको याद रखना, डेट इससे पूछा जाता है। तो ये कब लागू किया गया था? तो 2005 में किया गया था। और सूचना का अधिकार जो है व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि सूचना का जो अधिकार है ये व्यक्ति का मूल अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि मौलिक अधिकार का जो वर्णन जो किया गया है ये कितना में किया गया है? तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो ये आपका 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। भाग की अगर हम लोग बात कर ले कि भाग कितना में, तो ये भाग 3 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? बताइए किस समझौते के अंतर्गत हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हो ब्रेटन वुड्स समझौता, ऑप्शन बी ब्रेटन स्टोन समझौता, ऑप्शन सी एस वुड्स समझौता, ऑप्शन डी में दिया थू
यू थॉट समझौता। तो यहाँ पर आपको बताना आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेटन वुड्स समझौता में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना की गई थी, ये आपके ब्रेटन वुड्स समझौता में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर, तो आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वाशिंगटन डीसी, जहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपका अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन में ये स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में, भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो बताइए कि झूम का खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि झूम की जो खेती होती है इससे क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। इसके अलावा नागालैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो नागालैंड में जो है यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या जो है यहाँ पर ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश बोली जाती है कहाँ पर बोली जाती है, ये नागालैंड में बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो बताइए किस वर्ष किया है। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। तो बताइए कि बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए 35% नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण कब से ये प्रदान किए गए, तो ये 2016 से किए गए। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, बिहार सरकार सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाए। तो बताइए बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके फणीश्वर रथ नेनू है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ, बताइए प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसकी अगर हम बात करें तो 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ था, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में, अति सुदो स्नेह की मार्ग हज जहाँ नखु सयानप वांक उपरोक्त पंक्ति किसकी उक्ति है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन बी घनानंद। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका घनानंद का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर बताना है 20 के दांत की किनकी रचना, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए कि 20 के दांत किसकी रचना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका नलिनी विलोचन शर्मा की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, विडम्बना का समानार्थक शब्द क्या है, बताइए विडम्बना का समानार्थक शब्द आपका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका उपहास। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए सरला से फल खाया जाता है, सरला से फल खाया जाता है, इसका कृतवाच्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए इसका कृतवाच्य क्या होगा। तो इसका होगा सरला फल खाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना है। सरला से फल खाया जाता है, तो इसका कृतवाच्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सरला फल खाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर आपको 15 नंबर में पूछा जा रहा है, एक पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखो केवल संवेग संरक्षित रहता है, ऑप्शन बी संवेग एवं गतिज दोनों संरक्षित रहता है, ऑप्शन सी केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऑप्शन डी ना संवेग ना गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो बताइए कि प्रत्यास्था टक्कर में क्या होता है, जब कोई वस्तु आमने सामने से टक्कर खाती है तो इसमें जब प्रत्यास्था टक्कर होता है तो इसमें क्या जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, संवेग एवं गतिज दोनों संरक्षित रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को पूछा जा रहा है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है किस प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा,
ऑप्शन सी संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी विखंडन ऊर्जा। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होता है आपका, ऊर्जा जो होता है स्टोर हो जाता है। जैसे भी हम लोग क्या करते हैं, रबड़ वाले गद्दे पर बैठते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो होता है वो प्रत्यास्थता के कारण दब जाता है, और जब दब जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा आपका क्या होता है कि स्थितिज जो ऊर्जाएं वहाँ पर आपका होता है ये क्या होता है कि स्टोर हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है आपका कि स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसके कारण से वो क्या होता है कि ऊपर की ओर जो है प्रत्यास्था बल को लगाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि जब एक रबड़ वाले गद्दे वाली सीट पर हम लोग बैठते हैं, जब गद्दे पर लेटते हैं उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये स्थितिज ऊर्जा के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में पूछा जा रहा है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है ये किस प्रकार का दर्पण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किस प्रकार का आपका दर्पण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि हजावती दर्पण में जो प्रयोग में लाया जाता है इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग लाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 18 नंबर में पूछा जा रहा है, ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। तो देखिए ठोस में चल सकने वाली जो तरंगे होती है दो प्रकार की होती है, पहला आपका अनुदैर्घ्य होता है, दूसरा आपका अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात कर ले कि जल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जल में भी आपका क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई परमाणु अगर विस्फोटक होता है जल में तो वहाँ पर क्या होता है कि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। वही अगर हम लोग ढेला फेंक देते हैं यानी रोड़ा अगर फेंक देते हैं हम लोग किस में, पानी में, तो वहाँ पर जो तरंग जो उठता है उसको हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो तरंग जो लहरें इस प्रकार से बनती है। लेकिन वही अगर हम लोग बात कर ले कि परमाणु अगर विस्फोटक कराया जाता है समुद्र में तो वहाँ पर क्या होता है कि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी तरंग सीधी भी निकलने लगती है, जिसके कारण से वहाँ पर आपका अनुदैर्घ्य तरंग हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ठोस में जो चल सकने वाली जो तरंगे होती है ये क्या होती है, तो ये आपका दोनों होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती है आपकी और अनुप्रस्थ भी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित किए सीधी रेखा में निकल जाती है, ये कौन सी किरण है, ये कैसा किरण है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताने की ये कहाँ पर पढ़ने के बाद ऐसा होता है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाश केंद्र, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश केंद्र पर जब पड़ता है तो ये क्या होता है कि बिना विचलित किए ये सीधे निकल जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते कि ये आपने यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया है और यहाँ से अगर ये प्रकाश की किरण आ रही है तो यहाँ से आने के बाद अगर ये ठीक अगर स्ट्रेट लाइन में एक जगह पर पड़ रहा है तो ये पुनः क्या होता है कि इसी स्टेट में यानी इसी लाइन में ये क्या होता है कि पुनः रिटर्न हो जाता है, इधर से आया और पुनः इसी लाइन में क्या होता है कि रिटर्न हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि बिना विचलित किए सीधे निकल जाती है। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये प्रकाश के मूल बिंदु पर पड़ता है, यानी जब प्रकाश यहाँ पर पड़ता है और यहाँ से जो रिटर्न होती है कहाँ पर फिर जाकर के पड़ता है तो ये प्रकाश के मूल बिंदु पर पड़ता है जहाँ से कि वो प्रकाश का स्रोत आपका आ रहा था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 20 नंबर में पूछा जा रहा है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताया कि एक लेंस जिसका आवर्धन का मान सदैव, आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं तो म्यू से, आवर्धन को किससे, म्यू से इसको डिनोट करते हैं, जिसमें कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे आपका क्या होता है वस्तु की ऊंचाई होता है। ठीक है, इसी में यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है, एक लेंस में आवर्धन सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस जो है किस प्रकार का लेंस है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, और आपको याद रखना है कि अवतल लेंस की जो आवर्धन क्षमताएं होती है ये आपका निगेटिव होता है। वही अगर हम लोग बात कर ले कि उत्तल लेंस की, कि उत्तल लेंस की जो आवर्धन क्षमताएं होती है ये किस में होती है, तो ये आपका पॉजिटिव होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि 1 से कम किसका होता है, ये अवतल लेंस का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को पूछा जा रहा है किस नंबर में, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब होना चाहिए, ये किस कंडीशन में बनता है और किस लेंस में बनता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अवतल लेंस में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण जैसे कि मान लेते ये है, इसमें यहाँ पर आपका जो वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पर आपका पोल होता है। जब वस्तु को यहाँ पर वक्रता केंद्र और इसमें पोल के बीच अगर रखा जाता है, ये आपका एफ है, यहाँ पर अगर एफ और पी के बीच अगर रखा जाता है तो इसमें क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आपका इधर निकल जाता है और ये आपका यहाँ से आकर के यहाँ पर ऊपर ये खड़ता है और ये क्या होता है कि आभासी बनता है, प्लस क्या होता है कि ये वस्तु से बड़ा बनता है। तो कंडीशन जो आपसे जो पूछा जाता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वही अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही कंडीशन है आभासी प्रतिबिंब बनने का, जब ये पोल और एफ के बीच, जब पोल और फोकस के बीच जब कोई वस्तु रखी जाती है तब क्या होता है कि ये जो
आपको यहाँ पर दर्पण दिया रहता है, इसके पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। और ये क्या होता है कि वस्तु से क्या होता है कि ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यही आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी हेनरी। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो चुंबकीय जो फ्लक्स की जो यूनिट होती है आपका, इसका क्या होता है, इसका आपका हेनरी होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हेनरी नहीं होता है, इसका आपका क्या होता है, इसका वेबर होता है। क्या होता है, इसका आपका वेबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक वेबर बराबर आपका जो मान होता है ये पूछा जाता है। एक वेबर बराबर कितना होता है, तो 10⁸ मैक्सवेल होता है। कितना होता है, इतना आपका मैक्सवेल होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बॉर्न क्या है, बताइए बॉर्न क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बॉर्न की अगर हम बात करें तो ये क्या है। ऑप्शन ए में क्षेत्रफल की लंबाई, ऑप्शन बी लंबाई की इकाई, ऑप्शन सी समय की इकाई, ऑप्शन डी द्रव्यमान की इकाई। तो ये देखिए क्या है, तो ये एक प्रकार का बॉर्न जो ये क्षेत्रफल की इकाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट है। लेकिन आपने कहीं भी अगर क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न पढ़ा होगा तो वहाँ पर बॉर्न का आपने यूज नहीं किया होगा। तो ये यूज कहाँ पर किया जाता है, इसको समझते हैं। तो यूज जो इसका किया जाता है ये नाभिक को मापने में किया जाता है। मतलब मान लेते हैं ये कोई भी परमाणु है, तो इसके जो नाभिक को जो मापा जाता है, नाभिक के जो क्षेत्रफल को मापा जाता है, इसको किस में मेजर किया जाता है, तो इसको बॉर्न में मेजर किया जाता है। और अगर हम बात कर लें कि एक बॉर्न बराबर कितना आपका होता है, तो एक बॉर्न बराबर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना होता है, तो 10⁻18 होता है। कितना, सॉरी 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। और स्क्वायर में इसलिए होता है क्योंकि क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट है। इसलिए आपको डेली से डेली प्रैक्टिस सेट को मारना है। इससे क्या होगा, आपको नए नए प्रश्नों को देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं छूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। तो बताइए कपास की पैदावार किस में अच्छी होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी जिसको हम लोग बलुई मिट्टी भी कहते हैं, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी में आपका कपास की पैदावार सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। कपास मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो आपको पाया जाता है ये आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो ये मुख्यतः गुजरात में भी आपका पाया जाता है। कहाँ पर, तो ये आपका गुजरात में भी काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको रेगुल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है वांदीपुर जीव अभ्यारण्य देश में स्थित है। तो बताइए कि वांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। VVI क्वेश्चन जो रिपीटेड प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो वांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि कब वांदीपुर जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना वन्य जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई है ये कब किया गया था, 1973 में किया गया। इसके अलावा याद रखें कि जिम कॉर्बेट के बारे में पूछा जाता है। तो जिम कॉर्बेट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है जो कि नेशनल पार्क है। इसकी अगर हम बात कर लें कि इसका जो स्थापना कब किया गया था, तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछेगा तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। स्थापना की बात करें तो 1973। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में कौन सा आपका जो नेशनल पार्क स्थित है, तो ये आपके जिम कॉर्बेट स्थित है जिसकी स्थापना की बात करें तो 1936 में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा है समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जाती है। तो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी डॉपलर, ऑप्शन डी लेजर। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो समुद्र की जो गहराई जो मेजर किया जाता है इसको सोनार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सोनार के द्वारा यहाँ से ध्वनि को भेजा जाता है, पूरा रिफ्लेक्ट होकर कितने समय में आता है इसको मेजर करने के बाद पता चलता है कि समुद्र की गहराई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सोनार के जगह पर फेदोमीटर भी दे करके पूछा जाता है, क्योंकि फेदोमीटर जो है इससे क्या होता है कि ये स्पेशल समुद्र की गहराई मापने के लिए ही है फेदोमीटर, जिससे कि समुद्र की ओनली गहराई ही मेजर किया जाता है। इसके अलावा सोनार की बात करें तो इससे जब कोई जहाज अगर पानी में गिर जाता है तो इसका पता भी सोनार के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोनार नहीं रहेगा तो फेदोमीटर रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको पूछा जा रहा है 27 नंबर में, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश यानी जालमुद्री विद्युत परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी नवेली विद्युत परियोजना जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी कोरबा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी दावल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर ये याद करना है कि
ये जो आपको राजमुंद्री जो है ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद करना, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है इसको पूछने का ट्रेंड बदल देता है। पूछा जाता है आपको कि राजमुंद्री जो विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नवेली कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कोरबा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। दाभोल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका दाभोल हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 28 नंबर में, पशु और पौधे की जातियों में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। बताइए कि पशु और पौधे में सबसे ज़्यादा जो विविधताएं पाई जाती है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका अत्यधिक प्रदूषित नदियों में पाई जाती है। ऑप्शन सॉरी यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे ज़्यादा विविधताएं पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो यानी कि सबसे ज़्यादा जो विविधता पाई जाती है ये किस क्षेत्र में, इसके अलावा पूछा जाता है आपको बायो से रिलेटेड जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन में सबसे ज़्यादा अधिक विविधता पाई जाती है, और लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो इसमें कम विविधता आपका पाया जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रजनन से जब रिलेटेड आप प्रश्न पढ़ोगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, प्ले लिस्ट में जाओगे तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें 29 नंबर में, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए दृश्य किरण, ऑप्शन बी अवरक्त किरणों से, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष किरणों से। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत से जो हमारी रक्षाएं करती है ये पराबैंगनी किरण से किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत है ओजोन परत ये किससे रक्षा करती है, तो ये पराबैंगनी किरण से करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें कि ओजोन परत की जो मोटाई होता है इसको किसके द्वारा मापा जाता है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो ये डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, तो इसको डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है। किसको, तो ये जो आपका पराबैंगनी किरणों की जो मोटाई होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और पराबैंगनी किरण से क्या होता है कि हमारे त्वचा में कैंसर हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक है। और पराबैंगनी जो किरण बनता है ये किसके कारण से बनता है, तो पराबैंगनी यानी कि ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो किससे बनता है, ये आपका फ्रीऑन गैस से बनता है, जिसका कि प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका जो प्रयोग किया जाता है ये एयर कंडीशन में भी किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 30 नंबर में, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए कि शुष्क सेल किससे बना होता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी सीसा। तो यहाँ पर आपको बताना आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कार्बन का ही अपरूप क्या आपका ग्रेफाइट है, और कार्बन का ही अपरूप आपका क्या, तो ये अभी आपका हीरा है। पूछा जाता है कि कार्बन का दो क्या क्या अपरूप है, तो ये आपका एक हीरा है, दूसरा आपका ग्रेफाइट है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रकृति में सबसे आपका शुद्धतम कठोर रूप क्या है, तो ये आपका हीरा है। हीरा की अगर हम बात करें लेकिन इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा के अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो ये आपका 2.4 होता है। कितना होता है, सॉरी इसका क्या होता है, कितना होता है, इसका 4.2 क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा पूछा जा रहा है 31 नंबर में, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में दिया जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी सैमुअल कोहेन, ऑप्शन डी में दिया हुआ अल्बर्ट एडवर्ड टेलर। तो बताना आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया था ये आपका किया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 32 नंबर में, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। बताइए कि मानव शरीर का यानी ब्लड का जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर ये कितना होता है। ऑप्शन ए 120 से लेकर के 80, ऑप्शन बी 80 से 20, ऑप्शन सी 120 से 160, ऑप्शन डी 85 से 150। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है ये आपका 120 से लेकर के 80 के बीच होता है। अगर 80 से कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और 120 अगर है तो ब्लड प्रेशर ठीक है, अगर इससे अधिक हो जाता है तो आपका क्या होता है, फिर हाई हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। अपने प्रीवियस ईयर को अगर पढ़ा होगा तो इस प्रकार का प्रश्न आपको बार बार मिलता होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और पोषण में आवश्यक तत्व कौन सा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण के संपोषण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो इसमें आपका कैल्शियम होता है। ऐसे प्रश्नों को आपको डायरेक्ट मुंह पर याद होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम से क्या होता है कि हड्डियां मजबूत होता है और इसी के कारण से उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण में जो संपोषण यानी कि पोषण के रूप में जो कार्य करता है ये कौन करता है, तो ये आपका कैल्शियम करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका निलंबन है बताइए। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड का, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट का। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका होता है ये किसका निलंबन होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसका अगर हम लोग सूत्र की बात कर लें तो ये आपका MgOH का होल 2 ये आपका क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 35 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। बताए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी फॉर्मूला की अगर हम लोग बात कर लें तो CaSO4 का इसका होल 2 हो जाएगा, CaSO4 का होल 2 हो जाएगा इंटू H2O जो होता है ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी को आपको दूसरा फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, इन दोनों को याद रखना, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है 36 नंबर में स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में दिया लोहा कार्बन जिंक, ऑप्शन बी लोहा जिंक मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लोहा क्रोमियम निकेल, ऑप्शन डी लोहा क्रोमियम कार्बन। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट आंसर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका हो जाएगा लोहा क्रोमियम और कार्बन हो जाएगा, जो कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको समझना है कि ये आपका इसमें निकेल भी रहता है, लेकिन निकेल इसमें आपको नहीं दिया हुआ है तो निकेल भी मिलेगा। अगर यहाँ से आपका हटा देगा, जैसे मान लेते हैं कि लोहा हटा देगा तो निकेल डाल देता है, क्रोमियम हटाता है तो ये आपका निकेल डाल देता है, कार्बन हटाता है तो निकेल डाल देता है। और ये चीज़ आपको ये तो हो गया क्लियर। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है इसमें पूछा जाता है कि इसको कठोर बनाने का कार्य कौन करता है। तो देखिए अगर इसको कठोर बनाना रहेगा तो कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन को मिलाया जाता है। और ऑप्शन इसको बार बार पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न, और ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ, इसलिए आपको ध्यान से करना है। और यहाँ पर क्रोमियम की अगर हम लोग बात कर ले तो क्रोमियम जो मिलाया जाता है इसको कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, सॉरी जंगरोधी बनाने के लिए किसको मिलाया जाता है, तो क्रोमियम को मिलाया जाता है। और वही कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन को मिलाया जाता है, किस लिए, तो इसको जो है कार्बन को मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए। और जंगरोधी बनाने के लिए किसको मिलाया जाता है, तो इसमें क्रोमियम को आपको मिलाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील में पूरा जो मिश्र धातु होता है ये किसका मिश्र धातु होता है, इसकी अगर हम लोग बात कर लें तो लोहा क्रोमियम और कार्बन का होता है, और साथ में आपका निकेल का भी होता है। इन चारों को मिला करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 37 नंबर कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी निकेल ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो कांच का जो आपका नीला रंग प्रदान करता है ये कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ विटामिन डी, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन ए में दिया हुआ विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के कारण से क्या होता है कि रक्त स्कंदन में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि बॉडी में कहीं भी आपका अगर बॉडी अगर कहीं पर भी कट जाता है तो वहाँ पर जो रक्त को जो थक्का जमाने का जो कार्य करता है ये कौन करता है, तो ये आपका विटामिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, विटामिन के द्वारा। इसके अलावा हम लोग बात कर ले विटामिन के की, तो इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो रेटिनॉल। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कहाँ मिलेगा, तो ये सनलाइट में नेचुरल रूप से मिलता है। इसके अलावा मछली के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के जो है ये आपका नारियल में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 39 नंबर पूछा जा रहा है कि इसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके कैरोटीन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, बताइए। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 41 नंबर में, कान की कितनी हड्डियाँ होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कान की अगर हम लोग बात कर ले कि कान में कितनी हड्डियाँ होती है, तो इसमें आपका 6 हड्डी पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात कि आपका जो मेलियस में जो पाया जाता है, मेलियस में कितना हड्डी पाया जाता है, तो मेलियस में आपका 2 हड्डी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले इंकस में कितना हड्डी पाया जाता है, तो इंकस में आपका 2 हड्डी पाया जाता है। इसके अलावा अगर लोग बात करें अस्टेपीज में कितना हड्डी पाया जाता है, तो अस्टेपीज में आपका 2 हड्डी पाया जाता है। तो कितना हो गया आपका 6 हड्डी टोटल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिए कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये आपका अस्टेपीज हड्डी ही है, जो कि बॉडी की यानी मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका अस्टेपीज होता है, जो कि कानों में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी की अगर हम बात करें तो ये आपका फीमर होता है, जो कि आपके जांघों में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थों का संवहन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताया कि पौधे में जाइलम उत्तक किसका संवहन करता है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी पानी और खाद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जाइलम के द्वारा पानी का जो चढ़ाव किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोएम की अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थों को संचलन जो किया जाता है यानी फलों से, यानी जैसे फ्लोएम का बात करेगा तो फल से नीचे आएगा, जाइलम का बात करेगा तो जड़ से ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर पूछा जो जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किसके लिए किसका सम्मान करता है, तो ये आपका पानी का करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि चालनी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो ये फ्लोएम कोशिकाओं में पाई जाती है आपके चालनी कोशिकाएं। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको 43 नंबर की बात करें तो ये प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताए किसमें ये खाद आपका जमा होता है, तो ये आपका होता है सल्क पत्र में होता है। किसमें होता है, सल्क पत्र में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और प्याज की अगर हम लोग बात कर ले कि प्याज में आपका कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो प्याज में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें आपको 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और प्याज के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो जड़ को खाते हैं। किसको खाते हैं, तो ये जड़ को खाते हैं। जैसे सरकंद दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा, सरकंद दे के पूछेगा कि सरकंद का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग क्या खाते हैं, तो तना खाते हैं। अगर हम लोग हल्दी खाते हैं तो कौन सा भाग खाते हैं, तना खाते हैं। वही हम लोग प्याज खाते हैं तो कौन सा भाग को खाते हैं, जड़ खाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि प्याज में जो खाद्य पदार्थ जो जमा होता है ये कहाँ पर होता है, ये आपका सल्क पत्र में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है और आपको स्कोर भी बताना है कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट कर पाते हो, ताकि आपका प्रिपरेशन का हमें लेवल पता चल सके और बहुत अच्छा लगता है आप लोग का स्कोर को देख करके। तो यहाँ पर आपको 44 नंबर में बताना है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अस्थित मंजा में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और रुधिर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रुधिर आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के कारण से ही व्यक्ति में क्या होता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे किसी में पाया जाता है ओ ग्रुप, किसी में ए बी पाया जाता है, किसी में ए पाया जाता है, किसी में बी पाया जाता है। तो ये किसके कारण से पाया जाता है, तो आरबीसी के कारण से ही पाया जाता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण भागों में हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में ये जो है मौजूद होता है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को जो सभी अंगों तक जो पहुंचाने का कार्य करता है, ये आरबीसी के द्वारा किया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा किया जाता है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जो जीवन काल जो होता है यानी रेड ब्लड सेल्स का जो आयु होती है ये कितनों दिनों का होता है। तो चलिए हम ही बता देते हैं, यहाँ पर इसका 120 दिन का होता है। इसके बाद इसका स्वतः मृत्यु हो जाता है। उसके बाद फिर पुनः इसका जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है, तो अस्थिर मंजा में इसका पुनः निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो डब्ल्यूबीसी के बारे में व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, ये संक्रमण से लड़ने के लिए हमें क्या करते हैं, सहायता प्रदान करता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी के द्वारा, व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा उसे संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है, तो ये डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए सूचना का अभाव, ऑप्शन बी वस्तुओं की कीमत आपूर्ति, ऑप्शन सी उपभोक्ता की अज्ञानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। सूचना का अभाव, ऑप्शन बी वस्तुओं की कीमत आपूर्ति, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं की अज्ञानता। इसको हम लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता शोषण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रोलेक्स एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो बताइए कि रोलेक्स एक्ट के दौरान लगान न देने के बाद आंदोलन चलाने का किसके द्वारा सुझाव दिया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी शिवानंद के द्वारा लगान न देने के बाद आंदोलन करने का, जो आंदोलन चलाने का सुझाव दिया गया था
ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1919 में हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था, ये जो आपका रोलेक्ट एक्ट हुआ था, ये तो आपका क्लियर हो गया। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, तो ये आपका 1919 से लेकर के 22 तक हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है, जिसको कि आंदोलन चलाने का जो सुझाव दिया था, इसमें कौन दिया था, स्वामी जो है सिरदानंद के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 47 नंबर में, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता की एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पूरा प्रस्तुत नहीं किया होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसने देखा था ऐसा। ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा देखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 48 नंबर में पूछा जा रहा है, जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपका नंबर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि जब महात्मा गांधी ने जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी के द्वारा जब भारत छोड़ो आंदोलन ये जब पारित किया गया था, तो उस समय वहाँ के जो समिति उस समय जो कार्यकारी यानी समिति जो वर्धा समिति थे, वहाँ के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो उस समय अब्दुल कलाम आजाद वहाँ के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 49 नंबर में, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं जयंती मंजिल का निर्माण कराया था। तो बताइए किसके द्वारा कराया गया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, बताइए किसके शिष्य थे। तो यहाँ पर अगर आप करेक्ट आंसर की सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के, ऑप्शन बी ख्वाजा अबू यूसुफ के, ऑप्शन सी ख्वाजा उस्मान हुरानी के, ऑप्शन डी ख्वाजा समुद्र के। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बताइए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये किसके आपके जो है शिष्य थे, ये चीज़ें बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हुरानी के ये शिष्य थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 1192 में, कब 1192 में तराइन के जब द्वितीय युद्ध हुए थे, तो मोहम्मद गोरी के साथ आया था। कौन आए थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। किसके साथ, तो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में आए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी डेली प्रैक्टिस को देख पाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, तो वहाँ जाकर टेलीग्राम से जुड़िए और आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहाँ जाकर PDF को ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।